नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हकीकत क्या है। मैं हूं सौरभ शर्मा आपके साथ। बिहार के चुनाव में सस्पेंस बढ़ने लगा है। आज बीजेपी के कुछ बड़े नेताओं ने यह कहना शुरू कर दिया कि नीतीश इस वक्त के चेहरे हैं, चुनाव के बाद मुख्यमंत्री कौन बनेगा यह रिजल्ट के बाद तय होगा। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कह रहे हैं कि एनडीए आज के आज नीतीश कुमार को अपना चेहरा चुन ले। तो चल क्या रहा है? बिहार में लालू यादव के बेटे तेजस्वी अब एक नया खेल खेल रहे हैं। वो नीतीश के बेटे को न्योता दे रहे हैं। बिहार का मूड क्या कहता है? क्या नीतीश कुमार को बिहार के लोग पांचवा चांस देंगे? नीतीश कुमार 2005 में जीते, 2010 में बम्पर जीते, 2015 में फिर लालू के साथ जीते, 2020 में मोदी के साथ जीते और 2025 में एक बार फिर मोदी के साथ ही मिलकर चुनाव लड़ रहे हैं। क्या नीतीश पॉलिटिक्स में अपने आप एक एग्जाम्पल है? पारी चलती रही, पार्टनर बदलते रहे, बस कोई नहीं बदला तो नीतीश। वो फॉर्मूला क्या है? आज बिहार में हम आपको वही लव कुश फॉर्मूला बताएंगे। बिहार जीतने का सबसे सॉलिड फॉर्मूला क्या होगा? क्या एनडीए 2010 की जीत को 25 में दोहरा पाएगा? क्या नीतीश का खेल तेजस्वी बिगाड़ पाएंगे? क्या नीतीश 2010 का रिकॉर्ड तोड़कर आगे बढ़ जाएंगे? 2025 में नीतीश कुमार 2010 का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ना चाहते हैं। 20 साल से बिहार चला रहे नीतीश ऐसा क्यों करना चाहते हैं? 2010 में नीतीश ने जिस फॉर्मूले से लालू और कांग्रेस को धूल चटाई थी, उसके बाद बिहार में नीतीश के विरोधी कभी उन्हें सत्ता से बेदखल नहीं कर पाए। 2010 में एनडीए ने बिहार में कमाल का प्रदर्शन करते हुए 243 सीटों में से 206 सीटें जीती थी। एनडीए को 39% वोट मिले। लालू की पार्टी आरजेडी सिर्फ 22 सीटों पर सिमट गए। लालू नेता विरोधी दल का पद हासिल करने लायक सीटें भी नहीं जीत पाए। कांग्रेस सिर्फ 4 सीटों पर सिमट गए। उसके बाद पार्टी कभी बिहार में अकेले दम पर चुनाव लड़ने का साहस नहीं दिखा पाई। लोक जनशक्ति पार्टी सिर्फ 4 सीटें जीत पाई। 2025 में फिर एनडीए और महागठबंधन आमने सामने हैं। एनडीए फिर नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव मैदान में है। प्रक्रिया के बारे में मैंने बताया कि ये प्रक्रिया है, लेकिन हमारा नेतृत्व, हम जिनके नेतृत्व में लड़ने जा रहे हैं बिहार, वो नीतीश कुमार जी का नेतृत्व है। और हमारा स्लोगन है 2025 फिर से नीतीश। 2 स्लोगन है। और इसके बाद मैंने स्पष्ट तौर पर कहा कि ये सारी प्रक्रिया भी पूरी समय पर कर ली जाए। नीतीश कुमार ही हैं। 2010 और 2025 की चुनावी फाइट में फर्क क्या है? 2010 में लालू यादव की आरजेडी के साथ पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी का गठबंधन था। नीतीश की जेडीयू ने बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा था। लालू की आरजेडी 168 सीटों पर चुनाव लड़कर 22 पर सिमट गई थी। पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी 75 सीटों पर चुनाव लड़कर 3 पर क्लीन बोल्ड हो गई थी। नीतीश की जेडीयू ने 141 सीटें लड़कर सेंचुरी मारते हुए 115 सीटें जीती थी। बीजेपी ने 102 सीट लड़ी थी और 91 सीट पर बम्पर जीत हासिल की थी। कांग्रेस ने सभी 243 सीटें लड़ी थी और सिर्फ 4 सीट जीतने में उसकी सांसें उखड़ गई थी। 2010 में लालू यादव भी जीत के बड़े बड़े दावे उसी तरह कर रहे थे जैसे इस बार तेजस्वी यादव कर रहे हैं। 2010 में लालू के पास M+Y+P फॉर्मूला था। मतलब लालू ने मुस्लिम, यादव और पासवान का गठजोड़ तैयार किया था। इसमें मुस्लिम 17.7%, यादव 14% और पासवान 6% का वोट मिलाकर करीब 38% का सॉलिड वोट बनता है। 2025 में फर्क यह है कि पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी एनडीए के साथ है। ऐसे में 2025 में तेजस्वी के पास 2010 के लालू के पास से 6% बेस वोट ही कम है। यह बात तेजस्वी को पता है, लिहाजा वो सारा फोकस नीतीश कुमार को टारगेट करने में कर रहे हैं। वो ईबीसी, ओबीसी, नीतीश के मुस्लिम वोट बैंक के बीच भ्रम फैला रहे हैं कि नीतीश अब फिट नहीं है और 2025 में मुख्यमंत्री नहीं बन सकते।
आदरणीय नीतीश कुमार जी ने जो मंत्रिमंडल विस्तार किया है वो उनका आखिरी मंत्रिमंडल विस्तार है। अब नीतीश कुमार जी दोबारा बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बनने जा रहे। हालांकि हम पूरा सम्मान करते हैं, बुजुर्ग हो गए हैं, अब उनका समय पुराना हो चुका है, समय खत्म हो चुका है। नीतीश जी इज़ ए ओल्ड मॉडल। He doesn't have any vision, roadmap, and he got 20 years. बिहार की जनता ने 20 साल मौका दिया। ये कोई मामूली बात नहीं है। 20 साल में भी अगर बिहार सबसे गरीब है तो इसका दोषी कौन है? 20 साल में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी बिहार में है, पलायन सबसे ज़्यादा है। पटना की दलित समागम रैली में नीतीश को देखकर कोई नहीं कह सकता कि उनकी फिटनेस में कमी है। विधानसभा में नीतीश, मोदी की रैली में नीतीश, प्रगति यात्रा में नीतीश, पुलिस कार्यक्रम में सीएम। इससे पहले वो विधानसभा से लेकर खेत खलिहान और गांव तक लगातार दौरे कर रहे हैं। 243 जिलों में प्रगति यात्रा निकाल चुके हैं। मोदी की रैली में भी वो पूरे जोश में दिखे, यहां तक कि पुलिस सप्ताह में भी पहुंचे थे। हालांकि निजी व्यस्तता के चलते वो जीतन राम मांझी की दलित समागम रैली में थोड़ा जल्दी चले गए, तो विरोधियों ने हेडलाइंस मैनेज करना शुरू कर दिया। जो नीतीश को जानते हैं वो समझते हैं कि हेडलाइंस मैनेज करने वाले चुनाव की पिच पर नीतीश के सामने नहीं टिक सकते। नीतीश ने दलित समागम में वक्त भी बचाया और बिहार के महादलित को अपना मैसेज भी दे दिया। मैं आप सब लोगों का नमन करता हूं। आज पार्टी की मीटिंग हो रही है, इसके लिए बधाई। और उसी के बारे में मुझको जानकारी मिली तो हम यहाँ आ करके सबको बधाई देने के लिए आए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको बधाई दे करके अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। अब सवाल उठता है कि जब 2010 में नीतीश ने लालू की जात पात वाली राजनीति को धूल में मिला दिया था, तो फिर तेजस्वी जो कह रहे हैं उनकी बातों में दम भी है या सिर्फ हवा हवाई बातें कर रहे हैं? 2010 में नीतीश की जेडीयू का वोट शेयर सबसे ज्यादा 22.58% था। उनके पार्टनर बीजेपी को 16.49% वोट मिले थे। आरजेडी को 18.84% वोट मिले थे। कांग्रेस का वोट शेयर दहाई तक नहीं पहुंचा था, उसे सिर्फ 8.37% वोट मिले थे। लोक जनशक्ति पार्टी को 6.74% वोट मिले थे। 2010 में नीतीश और एनडीए गठबंधन को ओबीसी, ईबीसी, दलित, मुस्लिम और सवर्ण हर तबके का वोट मिला था। तभी एनडीए ने लैंडस्लाइड जीत हासिल करके सबको चौंका दिया था। अब सवाल उठता है कि क्या 2025 में नीतीश सभी जातियों का वोट 2010 की तरह हासिल कर पाएंगे? बिहार में अति पिछड़ा 36.01%, पिछड़ा 27.12%, दलित 19.65%, आदिवासी 1.06%, सवर्ण 15.52% है। 25 में बिहार की सत्ता उसी को मिलेगी दलित जिसे वोट देंगे। एनडीए के पास दलित नेताओं में चिराग पासवान और जीतन राम मांझी है। तेजस्वी यादव के पास ऐसे बड़े कद का कोई दलित और महादलित नेता नहीं है। इसके अलावा महादलित समाज के लिए नीतीश कुमार की एनडीए सरकार ने कई बड़े काम किए हैं। हर जिले में महादलित समाज की बेटियों के लिए हॉस्टल, हर बजट में महादलित छात्रों के लिए वजीफा दोगुना करने का वादा, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति उद्यमी योजना, मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति और जनजाति आवास योजना। विरोधियों के पास संविधान की किताब दिखाने और भ्रम फैलाने के अलावा कोई सॉलिड आधार नहीं है। याद कीजिए, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जब इस देश में संविधान सभा की व्यवस्था थी, 1950 में जब संविधान बाबा साहब अंबेडकर बना रहे थे, तब भी जनसंघ उनके पीठ पर खड़ा होकर डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी उनके खड़े थे। देश का 20% आबादी आप हो और बिहार में भी आपकी आबादी लोग कहते थे 16% है, लेकिन जब नीतीश कुमार जी ने 2022 में आपका जातीय जनगणना किया तो 16 से बढ़कर दलित समाज 20% से अधिक पूरे प्रदेश में हो गया। साथ
हमारी जो दलित समाज की बहनें थी, उनके लिए जिला में कोई स्तर पर कोई व्यवस्था नहीं था कि हॉस्टल में रहकर पढ़ सके। तो आदरणीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हम लोगों ने फैसला लिया, सावित्रीबाई फूले के नाम पर सभी 3800 जिले में एक छात्रावास बनाने का काम नीतीश कुमार की सरकार करेगी। साथियों, सोमवार को बजट आने वाला है साथियों, और हम लोगों ने आग्रह किया है कि दलित समाज के बच्चे जो पढ़ने के लिए जाते हैं उनको बहुत कम पैसा मिलता है। अभी जितना पैसा मिल रहा है इसको बजट में हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी के आदेश के बाद इसको दुगना करने का निर्णय लिया है। क्या इस साल नवंबर में होने वाले चुनाव में विकास और इन योजनाओं का महादलितों के वोटिंग पैटर्न में फर्क दिखेगा? क्या 2010 की तरह 25 में दलित नीतीश और एनडीए का साथ देंगे? 2010 में महादलितों का 38% वोट एनडीए को मिला था। 2010 में बिहार की 38 रिजर्व सीटों में जेडीयू को 19, बीजेपी को 18 और आरजेडी को 1 सीट मिली थी। बिहार में 22 अनुसूचित जातियों में महादलितों की 21 जातियां हैं, जब 2010 में लालू और पासवान का गठबंधन होने के बावजूद महादलितों ने 38% वोट एनडीए को दिए थे। अगर इस बार चिराग पासवान और जीतन राम मांझी इस आंकड़े को 50% तक खींच ले गए तो नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए 2010 की तरह बड़ी जीत हासिल कर सकता है। और आप जान लीजिए साथियों, अभी अब 36 सीटों पर बिहार में चुनाव लड़ते हैं, दलित समाज के लोग लड़ते हैं, लेकिन जैसे ही आपका आरक्षण बढ़ेगा और 2029 का चुनाव आएगा तो आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज 36 लोग एमएलए होके आते हैं तो 70 लोग एमएलए बनकर दलित समाज से आने का काम करेंगे। साथ बिहार में ओबीसी और ईबीसी की आबादी करीब 63% है। ईबीसी में करीब 25 जातियां शामिल हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर यादव, कुर्मी और कोयरी सबसे ज्यादा प्रभावशाली जातियां हैं। यादव 14% हैं, जो तेजस्वी के कोर वोटर माने जाते हैं। कुर्मी और कोयरी 10% हैं, जो नीतीश के साथ जुड़े हुए हैं। दोनों मिलकर करीब 140 सीटों पर हार जीत तय कर सकते हैं। एनडीए नीतीश और सम्राट चौधरी के जरिए कुर्मी और कोयरी के असर वाली सीटों पर 2010 की तरह इस बार भी बड़ी जीत की उम्मीद कर रहा है। लव कुश वोट बैंक का असर पटना, लखीसराय, नालंदा, शेखपुरा, भागलपुर, बांका, मुंगेर, भोजपुर, सासाराम, अरवल, समस्तीपुर, पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण और खगड़िया जिलों में काफी ज्यादा है। मंत्रिमंडल विस्तार में भी इस समीकरण को एनडीए ने और मजबूत किया है। कुर्मी और कोयरी जहां नीतीश और सम्राट चौधरी के साथ मजबूती से जुड़े हुए हैं, तेजस्वी इस ब्लॉक को तोड़ने की कोशिश में नीतीश कुमार और जेडीयू के बारे में भ्रम फैला रहे हैं। बीजेपी का एकमात्र मकसद है कि जनता दल यूनाइटेड पार्टी को कब्जा लो, और जो लोग जनता दल यूनाइटेड को नीतीश कुमार जी ने कमान दिया है, ये साफ दिखाता है कि निर्णय लेने लायक नीतीश कुमार जी अब नहीं रहेंगे। जो भाजपा ही है, संगी है, उसको कमान दे रखा है। सबकी डीलिंग हो चुकी है भाजपा से। नीतीश जी का अब खेल ये लोग समाप्त कर रहे हैं। ये नीतीश कुमार जी अनजाने बने हुए हैं, लेकिन उनके जितने साथी जो आजकल भुजा पार्टी करने वाले लोग हैं, सब दिल और दिमाग से भाजपा हो चुके हैं। बस समय का इंतज़ार कीजिए। ये लोग पूरे जनता दल यूनाइटेड को, जो शरद जी की बनाई हुई पार्टी जो थी, इसको ये लोग कब्जाने का काम करेंगे। नीतीश का विरोधी कैंप निशांत की पॉलिटिकल एंट्री पर भी नीतीश कुमार की घेराबंदी कर रहा है। निशांत पिछले कुछ दिनों से कई बार नीतीश कुमार को 25 में जिताने की अपील कर चुके हैं। नीतीश कुमार बेटे निशांत की राजनीतिक पारी पर पूरी तरह से मौन साधे हुए हैं। अब जेडीयू के अंदर से ये आवाज उठने लगी है कि निशांत राजनीति में आए वरना देर हो जाएगी। मतलब साफ है कि नेतृत्व को लेकर जेडीयू में अंदर ही अंदर कुछ ना कुछ चल रहा है। वही नीतीश कुमार नहीं चाहते हैं कि राजनीति में आवे, लेकिन हमारे दल के बड़े बड़े लीडर हैं, सबका सोच है
अब की बार तो नीतीश कुमार का चेहरा लेके लड़ जाएंगे, अगले बार कौन लड़ेगा? तो निशांत को लाया जाए। सब विचार कर रहे हैं, नीतीश कुमार नहीं चाह रहे हैं, लेकिन और सब विचार कर रहे हैं निशांत को लाया जाए। तो निशांत को ला के अगर खड़ा कर देगा, अभी नहीं बाद में ही ला के खड़ा कर देगा, तो फिर कोई थोड़ो है जदयू वाला कहेगा ये हमको मुख्यमंत्री नहीं चाहिए। नीतीश कुमार का बेटा है, हम लोग को चाहिए एक लीडर, और नहीं तो स्थिर हो जाएंगे तो जदयू समाप्त हो जाएगी। ऐसा कोई चेहरा नहीं है नीतीश कुमार के अलावा जदयू को संभाल सके। तेजस्वी भी नीतीश पर आक्रामक हैं, लेकिन निशांत पर बहुत सॉफ्ट हैं। दरअसल जब जब नीतीश को पार्टी टूटने का डर सताता है, वो यू टर्न लेते हैं। तेजस्वी ने इसीलिए नया शिगुफा छोड़ा है कि जेडीयू में संघ के लोग घुस आए हैं, जो निशांत का पॉलिटिकल डेब्यू नहीं होने देना चाहते। निशांत हमारे भाई हैं, उनका आदर है, सम्मान है। हम तो चाहेंगे कि भाई जल्दी आ जाए, नहीं तो भाजपा खा जाएगी जदयू को। और शरद जी की बनाई हुई पार्टी है, जल्दी आना चाहिए, कमान संभालना चाहिए। अगर निशांत आ जाएंगे तो पार्टी बच जाएगी, नहीं तो एक कुछ संभावनाएं रहेंगी कि शायद बच जाए। वो तो निशांत कैसा काम करेंगे पार्टी के लिए वो होगा। हम लोग भी राजनीति में, तो हमारे माता पिता या परिवार के लोग थोड़ी बोले कि आज जाओ राजनीति में। ज़रूरत हुई लोगों को, बिहार के लोगों को, हमारे वोटर्स को, हमारे कार्यकर्ताओं नेताओं ने कहा कि नहीं आना चाहिए, हम आए हैं। नीतीश के वोट बैंक पर प्रशांत किशोर भी टकटकी लगाए हैं। वो अपनी रैलियों में तेजस्वी से ज्यादा नीतीश कुमार पर हमला कर रहे हैं। तो इस बार संकल्प लीजिए, चचा को हम लोग ऐसा साफ करेंगे, ऐसा पोछा लगाएंगे कि किसी से न ललटेन पर लटक पाएंगे, न कमल पर के फूल पर बैठ पाएंगे। तैयारी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? सब लोग संकल्प ले लो रे भाई। जितना जदयू वाला सीट है, जितना जदयू वाला सीट है, खाता वहां नहीं खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए ना। जदयू का एक भी सीट अगर बन गया तो चचा कहीं ना कहीं लटकिए जाएंगे। चुनावी लड़ाई में नीतीश का सबसे खराब प्रदर्शन 2020 में रहा था, जब उनकी पार्टी 43 सीटों पर सिमट गई थी। उन्हें सबसे ज्यादा नुकसान चिराग पासवान की पार्टी ने पहुंचाया था। इस बार ओबीसी, ईबीसी, सवर्ण, दलित सारे इंडिकेटर नीतीश कुमार के फेवर में हैं। ऐसे में नीतीश 2010 वाला करिश्मा दोहरा सकते हैं। उनके साथ मोदी का करिश्मा भी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त सूफी संगीत के समारोह जहान खुसरो में शिरकत करने के लिए पहुंचे हैं। आज ये खबर आई है कि रमजान का पाक महीना रविवार से शुरू होगा और रमजान की शुरुआत से ठीक 2 दिन पहले जुम्मे के दिन प्रधानमंत्री मोदी जहान खुसरो समारोह में मुसलमान समाज के बीच में हैं। आप तस्वीरें देख रहे हैं उनकी। और इस कार्यक्रम का आयोजन उमराव जान जैसी मशहूर फिल्म बना चुके मुजफ्फर अली कर रहे हैं। इस साल जहान खुसरो का सिल्वर जुबली समारोह भी है, इसलिए आज नरेंद्र मोदी का यहां आना खास है। फरवरी के आखिरी दिन की ये शाम एक बहुत बड़ा पैगाम लेकर आने वाली है। देश के प्रधानमंत्री की तरफ से मुसलमानों के लिए पैगाम आने वाला है। नई दिल्ली में यह मुलाकात हो रही है। पहल मुसलमानों की तरफ से हुई है, न्योता वहां से आया था। नरेंद्र मोदी ने न्योता कबूल कर लिया। मुसलमानों ने सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहान खुसरो में प्रधानमंत्री को बुलाया और मोदी ने फौरन हाँ कह दिया। मुसलमानों के बीच दरअसल 2 खेमे हैं। एक कट्टर मुसलमानों का खेमा है जिसके ज्यादातर लोग मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े हुए हैं और जो आदतन नरेंद्र मोदी से नफरत करता है। एक दूसरा खेमा भी है जो पार्टी पॉलिटिक्स में नहीं फंसना चाहता, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से दूर रहता है, जो मुस्लिम वोट बैंक को, किसी पार्टी को गिरवी नहीं रखना चाहता। यह मुसलमानों का वो तबका है जो मेन स्ट्रीम में, मुख्य धारा में अब आना चाहता है। इन मुसलमानों से मोदी की बातचीत शुरू हो गई है। नरेंद्र मोदी मुसलमानों से क्या कहते हैं, मुसलमान मोदी से अपने दिल की बात कितनी कह पाते हैं, मोदी और मुसलमानों के बीच होने वाली इस खास मुलाकात की पूरी बात देखिए। नरेंद्र मोदी मुसलमानों को करीब बुला रहे हैं।
मोदी मुसलमानों से मिलने जा रहे हैं। क्या मुसलमान भी नरेंद्र मोदी के करीब आ रहे हैं, मोदी की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं? क्या मुसलमानों को भी अब समझ में आ गया है कि मोदी से दोस्ती करने में ही फायदा है, मोदी से दूर जाने में बहुत घाटा है? मोदी और मुसलमानों की मुलाकात हो रही है, कैमरे के पीछे नहीं, कैमरे के सामने हो रही है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, ऐसी मुलाकातें बार बार हो रही हैं। तस्वीरें दिल्ली की हैं। सूफी म्यूजिक फेस्टिवल जहाने खुसरो का आगाज हुआ, नरेंद्र मोदी खुद पहुंचे। खबर जहाने खुसरो तो है, मगर उससे बड़ी खबर यह है कि मुसलमान अब राहुल, ममता, अखिलेश, केजरीवाल के चक्कर में नहीं फंसना चाह रहा। मुसलमान तो अब बस मोदी के साथ ही आगे बढ़ना चाह रहा है। 10% से भी कम मुसलमान मोदी को वोट देते हैं, आंकड़े गवाही दे रहे हैं। 2009 में 4%, 2014 में 9%, 2019 में 7% और 2024 में 8% मुसलमानों ने मोदी को वोट दिया। बावजूद इसके इस वक्त देश के 21 राज्यों में या तो बीजेपी या फिर एनडीए की सरकार है। तो क्या अब मुसलमानों को समझ में आने लगा है कि कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, समाजवादी जैसी पार्टियों से दूरी बनाकर रखने में ही फायदा है? क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों को अब अपना भविष्य मोदी और मोदी की पार्टी में ही दिख रहा है? क्या मुसलमानों ने तय कर लिया है कि अब वो मोदी को ही मौका देंगे? क्या 29 में मुसलमान ही मोदी की जीत का चौका लगवाएंगे? उनकी शिरकत इस बात की गवाह है कि दलील है इस बात की कि सूफी अकराम से उनको कितनी मोहब्बत है, कितनी अकीदत है और कितना सम्मान है उनके दिल में। तो जहां भी जिनको भी इस बारे में मालूम चला कि नरेंद्र मोदी साहब इस प्रोग्राम में आ रहे हैं, वहां पे बहुत खुशी की लहर है। कई लोगों से मेरी बात हुई, फ़ोन पे भी बात हुई, बड़ी खुशी का इजहार कर रहे हैं कि हज़रत अमीर खुसरो के प्रोग्राम में मुल्क के वज़ीर आज़म तशरीफ़ ला रहे हैं। तो हम खैर मकदम करते हैं। खुद उनका अब आना तो जाहिर है ये तो बहुत बड़ी जो माइनॉरिटीज़ हैं उनके दिल में बड़ी खुशी पैदा होगी। इसके पहले भी हमारी मुलाकात होती रही आदरणीय प्रधानमंत्री जी से। पिछले साल भी जब हम अजमेर शरीफ के उर्स मुबारक के लिए चादर रिसीव करने के लिए आपके प्राइम मिनिस्टर ऑफ रेसिडेंस पे हम गए थे, बड़े लंबे अरसे से आदरणीय प्रधानमंत्री जी का सूफीवाद, सूफी संगीत, क्योंकि वो दिलों को सुकून देता है, लोगों को जोड़ता है और मोहब्बत की बात करता है और पूरी दुनिया में हमारे भारत देश से सूफीवाद का पैगाम जाता है। तो ये बहुत बड़ा एक मैसेज है आज उनका यहाँ जहाने खुसरो में पहुंचना, क्योंकि उनकी खुद की पर्सनल इसमें इंटरेस्ट भी है, लगाव भी है और हमारे भारत का एक बड़ा पैगाम भी है। मोदी संग मुसलमान, जिसके बारे में कोई कभी सोच नहीं सकता था, क्या वो सच होने वाला है? जिस तबके ने कभी मोदी का साथ नहीं दिया, क्या वो मुस्लिम तबका अब सच में मोदी को सपोर्ट करने लगा है? क्या सच में मुसलमानों ने ठान लिया है कि अब मोदी के साथ ही आगे जाना है? हर बार मोदी को ही चुन कर लाना है? तो क्या मुसलमानों का यह बदला हुआ तेवर ही हिंदुस्तान की भविष्य वाली सियासत का सबसे बड़ा फ्लेवर है? मुसलमान आखिर कब तक राहुल, ममता, अखिलेश, केजरीवाल, पवार, स्टालिन और ओवैसी के चक्कर में फंसकर वोट बैंक की पॉलिटिक्स का शिकार होंगे? उन्हें फैसला जल्द करना है। अब तो दिल्ली भी मोदी विरोधियों के हाथ से निकल चुकी है। देश में सियासत की अगली गाड़ी बिहार, बंगाल, असम, यूपी, गुजरात जैसे राज्यों से होकर गुजरने वाली है। करंट सिचुएशन देखकर लग रहा है कि इनमें से ज्यादातर राज्यों में इंडी नील बटे सन्नाटा ही रहने वाली है। देश की सियासी पिच पर करंट फॉर्म देखकर लग रहा है कि मोदी इन सभी राज्यों में धुआंधार बैटिंग करने वाले हैं, मैक्सिमम स्कोर करने वाले हैं। यह मैसेज देश के मुसलमानों के बीच कन्वे हो गया है। तो क्या यह मान लिया जाए कि मुसलमानों ने अब मन बना लिया है, मोदी का साथ देने का फाइनल फैसला कर लिया है? इसका एक ट्रेलर मोदी के होम स्टेट गुजरात में रिलीज हुआ। गुजरात नगर पालिका चुनाव में बीजेपी की बम्पर जीत से बड़ी खबर है बड़ी संख्या में बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट्स का जीतना। बीजेपी के मुस्लिम कैंडिडेट्स की जीत वाला यह चमत्कार कैसे हुआ, फुल डिटेल आगे देंगे।
मगर उससे पहले आपको यह दिखाते हैं कि मुसलमानों का वोट धीरे धीरे कैसे बट रहा है। यह अब साफ दिख रहा है कि मुसलमानों का एक तबका साफ इशारा दे रहा है कि अब उसे मोदी के साथ ही आना है, मोदी के साथ ही आगे जाना है। लेकिन एक दूसरा तबका भी है जो मुसलमानों को मोदी के खिलाफ भड़का रहा है। यह इकोसिस्टम मुसलमानों को अभी से मोदी का डर दिखा रहा है। पोस्टर बनाकर, वीडियो दिखाकर, मोदी के नाम पर मुसलमानों के दिमाग में हेट नैरेटिव फैलाकर हर चुनावी सीजन में ऐसे चेहरे निकलते हैं। क्योंकि देश में अगला विधानसभा चुनाव बिहार में होना है, इसलिए भड़काने वाले मौलानाओं की टोली इस वक्त सबसे ज्यादा बिहार में ही एक्टिव है। इन जनाब का नाम मुफ्ती मारूफ राही है। अब गौर से सुनिएगा ये मुसलमानों को कैसे उकसा रहे हैं। जब तुम्हारे हालात बिगड़ जाएं, जब तेरे सरों पे जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाए, जब समझो कि कोई ऐसा जालिम जो फिरौन के नक्शे कदम पर चलता हो, यहूदी नापाक औलाद के नक्शे कदम पर चलता हो। मैं कह रहा हूं हिंदुस्तान के हालात में कुछ ऐसे कानून बनने जा रहे हैं, अगर आप और हम सब नहीं जगोगे तो हमारी शरीयत हमसे छीन ली जाएगी, कुरान की तालीमात छीन ली जाएगी। हिंदुस्तान में जब से ये गवर्नमेंट बनी है उस वक्त से लेके अब तक कई मुसलमानों के लिए ऐसे कानून बनाए गए। मुसलमान कुछ नहीं कह रहा, मुसलमान खामोश है। मुसलमानों को तकलीफ दोगे और आप समझते हो कि मुसलमान खामोश रह जाएंगे। ये मुस्लिम कौम अपनी जानों का कुर्बानी दे सकती है, अपने बच्चों का कुर्बानी पेश कर सकती है, अपने घर बार को लुटा सकती है, लेकिन ये मुस्लिम कौम कुरान की तालीमात के साथ न कभी समझौता किया और न कभी क़यामत तक समझौता कर सकता है। ग़ज़वा बद्र की तारीख याद तो करो, एक तरफ 313, एक तरफ हजारों का मजमा, लेकिन 313 ने हजारों के मजमे को चीरते फाड़ते हुए कैसे ललकारा था और मैदान कैसे फतह किया था। तुम तो वही हो, तुम्हारे रगों में उन्हीं का खून दौड़ना चाहिए। क्यों बुज़दिल बने बैठे हो, क्यों बुज़दिल बने बैठे हो? और एक सब हम सबको जिस दिन हम सब एक हो जाएंगे, एक जगह जमा हो जाएंगे, तो फिर देखना वो महाभारत का संकल्प जो हमारे बड़ों ने देखा अनकरीब फिर से हम इंशाअल्लाह महाभारत का संकल्प लेंगे। बिहार में करीब 17% मुस्लिम वोटर्स हैं। 2015 के विधानसभा चुनाव में बिहार के सिर्फ 6% मुसलमानों ने एनडीए को, 75% ने महागठबंधन को वोट दिया था। 2020 में 77% मुसलमानों ने महागठबंधन को वोट दिया, जबकि सिर्फ 5% ने एनडीए को वोट दिया था। लेकिन 24 के लोकसभा चुनाव में चमत्कार हुआ, बीजेपी को बिहार के 12% मुसलमानों का वोट मिला। इससे यह पता चलता है कि बिहार में भी मुसलमानों का एक बड़ा तबका आरजेडी के एमवाई समीकरण से दूर हटकर, कांग्रेस से दूर हटकर मोदी को और मोदी के अलायंस को ट्राई करना चाहता है और मुसलमानों के बीच का एक दूसरा तबका बीजेपी की ओर आकर्षित हो रहे मुसलमानों को बहकाकर, भड़काकर वापस खींचना चाहता है। मुसलमान मिटा देंगे, इस्लाम मिट जाएगा। आशिकों को मिटा देंगे, नबी का इश्क मिट जाएगा। बलिया भी कहता हूं, ओ इस्लाम के दुश्मनों, तेरी माँ सफेदी नहीं रे जो ईमान वालों के लहू की लाली में रंगे। तुम क्या इस्लाम मिटाओगे जब सिर्फ 313 थे, पूरी दुनिया में तुम थे। तो जब पूरी दुनिया मिलके 313 न मिटा सके, बोल 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 जोर से। भारत में सत्ता के छाती पर चढ़कर रजा वाला हर रोज ये नारा लगाता है, बैतुल मुकद्दस। कुफ्र को इसी से डर लगता है, तब वो अपनी कम्युनिटी और अपने लोगों को रोक करके वो यही कहते हैं कि खबरदार, इस्लाम के करीब मत जाना। इस्लाम टेररिज्म सिखाता, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता, इस्लाम आतंकवाद सिखाता, इस्लाम दहशतगर्दी सिखाता, इस्लाम जुल्म वाला मजहब है। इसलिए कि कुफ्र को डर है कि जैसे ही मेरी औलाद है इस्लाम के करीब जाएगी, इस्लाम बदला नहीं लेगा, इस्लाम बदल देगा और वैसे ही बदलेगा जिस तरह भारत में ख्वाजा ने बदल दिया। तुम अपने स्कूलों के अंदर, अपने गुरुकुलों के अंदर तुम्हें वो सिखाया जाता है कि नफरत
मुसलमान से नफरत, इस्लाम से नफरत, ये नफरत तुमको तुम्हारे स्कूल और कॉलेज सिखलाते हैं। हम जानते हैं और मीनार पर बैठे हुए लोगों, तुम हमारे मदरसों को और हमारी मस्जिदों को हथियाना चाहते हो, तुम उनकी जमीन और जायदाद को हथियाना चाहते हो। मुसलमान जूते का हार लेकर तुम्हारे लिए इस्तिकबाल में खड़ा होगा। तुम ये समझते हो कि मुसलमान अपाहिज है, तुम ये समझते हो कि जो चाहे वो करें। याद रखो, अपने ईमान की हिफाजत के लिए, अपने दीन की हिफाजत के लिए मुसलमान अपनी गर्दनों को कटाने से भी पीछे हटने वाला नहीं। मुसलमानों को मोदी के करीब आने से रोकने वाला तबका बहुत छोटा है। बड़ा तबका वो है जो अब मोदी के फेवर में अपना मन बना चुका है। और इसका सबसे बड़ा सबूत कुछ घंटों पहले ही गुजरात यानी नरेंद्र मोदी के होम स्टेट में दिखा है। गुजरात नगर पालिका चुनाव में अब की बार वो हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। जश्न की ये तस्वीरें कोई सामान्य तस्वीरें नहीं हैं, बहुत बड़े परिवर्तन की आहट हैं। गुजरात में धीरे धीरे मुसलमान अब खुलकर बीजेपी के साथ आ रहे हैं। इस एक चुनाव ने पूरी तरह एस्टैब्लिश कर दिया है। जश्न मनाते, विक्ट्री साइन दिखाते, विक्ट्री मार्च निकालते, ये बीजेपी के वो मुस्लिम कैंडिडेट्स हैं जिन्हें गुजरात नगर पालिका चुनाव में जीत मिली है। और जीत के नंबर्स भी 5 या 10 नहीं, फिगर्स देखेंगे तो आप भी दंग रह जाएंगे। बीजेपी ने इस चुनाव में कुल 103 मुसलमानों को उम्मीदवार बनाया था और 73% की विनिंग स्ट्राइक रेट के साथ बीजेपी के 76 मुस्लिम कैंडिडेट्स की जीत हुई है। इससे पहले 2018 में स्थानीय निकाय चुनाव कराए गए थे, उसमें भी बीजेपी के टिकट पर 46 मुसलमान कैंडिडेट्स की जीत हुई थी। यानी पिछली बार के मुकाबले इस बार बीजेपी के 30 एक्स्ट्रा मुस्लिम कैंडिडेट्स की जीत हुई है। स्थानीय निकाय चुनाव में जीते मुसलमानों में बीजेपी का हिस्सा करीब 28% का है। नतीजों में खास बात यह भी रही कि बीजेपी ने उन जिलों में भी जीत दर्ज की है जहां मुस्लिम अच्छी खासी संख्या में हैं और परिणामों को प्रभावित करते हैं। बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवारों ने गिर, सोमनाथ और जामनगर जिले की उन सीटों पर भी जीत दर्ज की है जहां सरकारी जमीनों को अतिक्रमण मुक्त कराने के लिए बड़े पैमाने पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की गई है। इससे क्या मैसेज जाता है? इससे यह मैसेज जाता है कि मुसलमान अब धीरे धीरे कांग्रेस जैसी पार्टियों से किनारा कर रहा है, मोदी की पार्टी के करीब आता जा रहा है। सबको पता है कि पंचायत से पार्लियामेंट तक सब जगह बीजेपी की गवर्नमेंट है और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जिस तरह से, और यहाँ गुजरात में भूपेंद्र भाई जी की लीडरशिप में जिस तरह से डेवलपमेंट का काम और स्कीमों का काम इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, उससे मुस्लिम खास आकर्षित हुए थे। डेफिनेटली गुजरात में तो पहले से ही मुस्लिम बहुत डेवलपिंग है और आपका पूरी दुनिया, पूरे इंडिया का कंपेयर करो तो गुजरात का मुस्लिम पहले से प्रोग्रेसिव है। और ये डेवलपमेंट पॉलिटिक्स और जो सेंट्रल की जो स्कीम आती है उसका मैक्सिमम बेनिफिट भी है। आप फिगर वाइज देखोगे तो मुस्लिम कम्युनिटी को बहुत अच्छा मिला है। लोगों ने डेवलपमेंट पॉलिटिक्स को पसंद किया, ना कि कांग्रेस का अपीजमेंट पॉलिटिक्स। हमने सोचा कि ये रूलिंग पार्टी के अंदर जो काम हो रहा है तो और एक साथ होकर कौमी एकता का एक दर्शन भी होता है, तो उस हिसाब से हमने सोचा कि बीजेपी ज्वाइन कर लेवे। कांग्रेस में तो अभी फिलहाल हमारे हालोल में तो हमारे शहर में तो कुछ रहा ही नहीं, कोई नहीं। हम जो थे उतना चला रहे थे, छोटा मोटा कुछ कार्यक्रम करता, अभी तो कुछ ऐसा है ही नहीं। माइनॉरिटी में पूरा खत्म हो गया। माइनॉरिटी के अंदर जो हम लोग जो निकल रहे, माइनॉरिटी सारा जो भी है वो बीजेपी के अंदर आ चुके हैं। अभी मोदी जी का सूत्र है सबनो साथ सबनो विकास पे मैं काम करूंगी। मैं मुस्लिम कम्युनिटी से हूँ, मैं मुस्लिम कम्युनिटी और मेरी कम्युनिटी है और समाज के लोगों के लिए विकास के काम करूंगी। वह भाजपा ने मेरे को मुस्लिम पर विश्वास रख के हमको मैंडेट दिया और प्रजा ने भी मेरे को विश्वास रख के मेरे को वोट दिया और बहुमती वोटों से हमको जीता लाया। मोदी जी की जो योजना है, विकास के काम है, सब उस पर हम खड़े उतरेंगे और हमारी प्रजा के लिए भी हम
कुछ करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी मुस्लिमों के लिए बहुत विकास कर रही है, मुस्लिमों के बहुत सपोर्ट में है। हमें कभी भी ऐसा नहीं लगा कि भारतीय जनता पार्टी ने कभी भी किसी से भेदभाव किया हो। भारतीय जनता पार्टी लोगों का और शहर का विकास चाहती है, तो भारतीय जनता पार्टी अच्छा विकास कर रही है। श्री नरेंद्र भाई मोदी की दृष्टि से और उनकी सपनों का शहर बनाना चाहूंगी मैं अपने राधनपुर शहर को। और बीजेपी का जो काम है वो बिन समरदेह काम है, और हर बार बीजेपी के साथ रहते हम, और बीजेपी जो है हमारे लिए अच्छा काम करती है। मोदी ने वोट बैंक की पॉलिटिक्स करने वाले इकोसिस्टम के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध क्या लगाई, कांग्रेस का मुस्लिम वोट बैंक क्या छीना, पूरा इकोसिस्टम ही तिलमिला गया। सोचिए, लोकल लेवल के चुनाव पर इतनी तिलमिलाहट है, नेशनल इलेक्शन में मुसलमान मोदी के साथ आ गए तो विपक्ष का क्या हाल होता। भाजपा कह रही है कि हमारे पास इतने सारे मुस्लिम कैंडिडेट जीते। मैं पूछना चाहता हूं कि आप जब आपको ज़रूरत पड़ी है, आपको सत्ता की सीढ़ी प्राप्त करने के लिए, सत्ता बचाने के लिए, तब आपको याद आ गया। जब इसके निर्दोष नागरिक को परेशान कर रहे थे, इसके अपने बेघर कर रहे थे, तब आपको याद नहीं आया। तो ये आपकी कौन सा दोगलापन है। आप जब मत पाना है, आपको सत्ता पे पहुंचना है, और सत्ता पाने के लिए, सत्ता ठिकाने के लिए आप कुछ भी कर सकते। आपको न हिंदू में रस है, न मुस्लिम में रस है, आपको सत्ता की कुर्सी में रस है, इसलिए ऐसी आप नौटंकी करते, दोगलापन करते। आज कांग्रेस पार्टी के पास एक लघुमती वोट बैंक थी, वो भी आज खत्म होने जा रही है, और आने वाले दिनों में उससे भी ज़्यादा जो लोग आज तक भारतीय जनता पार्टी को पसंद नहीं करते थे, वो भी आज भारतीय जनता पार्टी को, नरेंद्र भाई मोदी के नेतृत्व को पसंद करके आज स्थानिक स्वराज्य में जीता है। आने वाले कई साल में हम देखेंगे, जो भी चुनाव में जाएंगे तो कांग्रेस की ये वोट बैंक खत्म होगी, और आगे वाले साल में भाजपा की ये विजय की रफ्तार सब समाज को लेकर, साथ में लेकर विजय यात्रा आगे चलती रहेगी। ये बात नरेंद्र मोदी भी जानते हैं कि बगैर हिंदुस्तान के मुसलमानों को साथ लिए वो 400 का आंकड़ा टच नहीं कर सकते। मोदी को अगर सच में 2029 में 400 पूरा करना है तो उन्हें मुस्लिम वोट बीजेपी के साथ लाना ही पड़ेगा, और अब ये बात मुसलमान भी समझ रहा है। आज हमारे हिंदुस्तान के ही नहीं, पूरी दुनिया के सबसे जो पॉपुलर वजीर आजम नरेंद्र मोदी जी भी इस सूफियाने कलाम सुनने जाने वाले हैं, और ये इस बात की वजाहत करता है कि जो हमारे अपोजिशन के जितने भी लीडरान हैं वो उन पर तंज कसते रहते हैं। तो इससे उस पर मोहर लगती है कि वो जो है हमारे अक़लियतों को, और ख़ास तरीके से जो पसमानदा मुस्लिम्स हैं, उनके लिए कितना मतलब जो उनके दिल में प्रेम है, कितनी मोहब्बत है, कितनी उल्फत है। नहीं, इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये बहुत बड़ा संदेश है